अस्सलाम वालेकुम। ये लेक्चर है हमारा मैथ 601 का और ये कंटिन्यूएशन लेक्चर है पिछले लेक्चर के साथ, जिसमें हम एलपी मॉडल या लीनियर प्रोग्रामिंग को डिस्कस कर रहे थे। आज हम देखेंगे इंग्रेडिएंट्स मिक्सिंग प्रॉब्लम को, कि कोई चीज़ मिक्स होके कोई फिनिश्ड गुड या प्रोडक्ट बन रहा है तो मिक्सिंग की रेशो क्या होनी चाहिए और उसको हमने किस तरह से फॉर्मुलेट करना है। इसमें आपको एक एग्जांपल दी हुई है कि एक सीरियल बन रहा है, सनफ्लावर सीरियल बन रहा है, कंपनी बना रही है, जिसके अंदर उन्होंने हमें टेबल के अंदर विटामिन की कंट्रीब्यूशन भी दी हुई है कि अगर आप वीट यूज़ करेंगे तो वो आपको 10 मिलीग्राम का विटामिन ए प्रोवाइड करेगा और 7 मिलीग्राम का विटामिन डी। इसी तरह अगर आप ओट्स यूज़ करते हैं तो 20 मिलीग्राम वो आपको विटामिन ए देगा और 14 मिलीग्राम विटामिन डी। सिमिलरली राइस के बारे में भी दी हुई हैं और एंड पे आपको उन्होंने एक्यूमुलेट करके ये बता दिया है कि एक बॉक्स जो है सीरियल का, उसमें विटामिन ए 100 ग्राम्स जो है वो रिक्वायर्ड है, यानी 100 ग्राम्स या इससे ज़्यादा, इससे कम नहीं होना चाहिए। और इसी तरह विटामिन डी जो है वो 70 या 70 से ज़्यादा हो, वो इससे कम नहीं होना चाहिए। तो आइए हम इसको फॉर्मुलेट करते हैं। इसमें उन्होंने एक आपको इनिशियल इन्फॉर्मेशन जो है वो ये दे दी है कि जी कॉस्ट जो है आपकी वीट की वो 0.4 रुपीज़ है, यानी 40 पैसाज एक आउंस की। और इसी तरह ओट्स जो है वो 0.6 रुपीज़ है, यानी 60 पैसाज। और राइस जो है वो 0.2 रुपीज़ है, यानी 20 पैसाज पर आउंस। ये आपको इन्फॉर्मेशन गिवन है। सबसे पहला काम हमने डिसीजन वेरिएबल्स का लेना होता है, तो हमने डिसीजन लिया कि x1 जो है वो वीट को करता है डिनोट, x2 जो है वो आउंसेस ऑफ ओट्स को, और x3 जो है वो राइस को। अब आपने जो इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करना है उसका ऑब्जेक्टिव, सेकंड चीज क्या थी? ऑब्जेक्टिव। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द मिक्सिंग डिपार्टमेंट इज टू मिनिमाइज द कॉस्ट ऑफ ईच बॉक्स, यानी वो अपनी कॉस्ट को मिनिमाइज करना चाह रहे हैं। इंग्रेडिएंट्स भी उतने मिक्स हो जाएं जितने रिक्वायर्ड हैं और हमारी कॉस्ट भी जो है वो कम से कम पड़े हमें। तो इसके लिए सबसे पहले फॉर्मुलेट करेंगे आप उसी तरह जैसे हमने पहले किया था। z इज इक्वल टू 0.4 रुपीज़ जो हमें गिवन है वीट की कॉस्ट, 0.4 x1 प्लस 0.6 x2 प्लस 0.2 x3, ये आपकी टोटल कॉस्ट आ गई। और इसमें हमें पता है कि 0.4 x1 वीट की कॉस्ट है, 0.6 x2 राइस की, और नहीं राइस नहीं 0.6 जो है वो ओट्स की थी, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, और 0.2 जो है वो राइस की थी। ये आपने उसको ऑब्जेक्टिव्स दे दिए। अब आपने मॉडल के कॉन्स्ट्रेंट्स यही थे कि 100 मिलीग्राम से जो है ये जो आपका बनाएंगे आप मिक्सिंग करेंगे वो ग्रेटर दैन इक्वल टू 100 मिलीग्राम्स होना चाहिए, 100 मिलीग्राम से कम नहीं होना चाहिए किसी भी बॉक्स में। इसको आप फॉर्मुलेट कर लीजिए, हमें टेबल देख के ही अंदाजा हो जाता है। 10x1 प्लस 20x2 प्लस 8x3 इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 100 मिलीग्राम्स। ये चीज आ गई आपके पास, जहाँ पे आप इन्होंने डिफाइन किया हुआ है कि 10x1 जो है विटामिन ए की कंट्रीब्यूशन है वीट के लिए, 20x2 ओट्स के लिए और 8x3 राइस के लिए। ये तो एक चीज हो गई। अब हम विटामिन डी का भी इसी तरह सेम कंस्ट्रक्ट करेंगे। 7x1 प्लस 14x2 प्लस 12x3 इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 70 मिलीग्राम। और ये भी चीज हमने पढ़ी हुई है कि नॉन नेगेटिव होते हैं सारे वेरिएबल्स, सो x1 x2 x3 इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। तो ये आपका एलपी मॉडल जो है वो कंस्ट्रक्ट हो गया, सब्जेक्ट भी आपको पता लग गया और आपने मिनिमाइज करना है, ये आपका ऑब्जेक्टिव था, तो उसकी इक्वेशन भी निकल आई। आई होप ये सिंपल सी इक्वेशन है, आपको आसानी से समझ आ गई होगी। अगली चीज जो हमने देखनी है वो इन्वेस्टमेंट प्लानिंग प्रॉब्लम है। अब इसमें भी ये बता रहे हैं कि मिस्टर माजिद खान जो है उनके पास 70,000 रुपीज हैं और वो इसको इन्वेस्ट करना चाहते हैं डिफरेंट जगहों पे। इसमें जो नेशनल सर्टिफिकेट्स हैं वो 8.5% का रिटर्न देते हैं, जो डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट्स हैं वो 10% का रिटर्न देते हैं, NIT सेविंग जो है वो 6.5% का रिटर्न देती है, और जो खास डिपॉजिट है वो 13% का रिजल्ट आपको रिटर्न देती है। ये चीज़ें उन्होंने हमें बता दी हैं और उसके बाद कुछ गाइडलाइंस भी हैं। वो जो कॉन्स्ट्रेंट्स होती हैं ना वो भी दी हुई हैं कि नो मोर देन 20% ऑफ द टोटल इन्वेस्टमेंट शुड बी इन द खास डिपॉजिट। खास वाले में 20% से ज़्यादा नहीं डिपॉजिट कर सकते आप। इसी तरह डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट जो हैं वो नहीं ज़्यादा आप बना सकते। द अमाउंट इन्वेस्टेड इन द अदर 3 अल्टरनेटिव्स, जो बाकी की 3 चॉइसेस हैं ना, उन तीनों को मिला के जो अमाउंट बनती है नेशनल डिफेंस की अमाउंट, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तीसरी चीज़, एटलीस्ट 30% ऑफ द इन्वेस्टमेंट शुड बी इन NIT।
कम से कम 30% इन्वेस्टमेंट जो है वो एनआईटी और डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट्स में होनी चाहिए। द रेशियो ऑफ द अमाउंट इन्वेस्टेड, ये रेशियो लिखा हुआ है, रेशन इन्होंने गलती से लिख दिया है, इन नेशनल सर्टिफिकेट्स टू द अमाउंट इन्वेस्टेड इन एनआईटी शुड नॉट एक्सीड वन ऑफ द थ्री। एक ये आपको उन्होंने कंडीशन दे दी है कि जो रेशियो है ना नेशनल सर्टिफिकेट की और एनआईटी की, वो बड़ी नहीं होनी चाहिए 1/3 से। ये आपके कॉन्स्ट्रेंट्स हैं। सबसे पहले काम क्या करेंगे, आप वेरिएबल्स को डिसाइड करेंगे। वो आपने कर लिया, x1 को आपने नेशनल सर्टिफिकेट्स कह दिया, x2 को आपने डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट्स, x3 एनआईटी के लिए रख लिया और x4 को आपने खास डिपॉजिट में कर लिया। ये हो गया काम। अब अगली चीज ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है इन्वेस्टर का कि जी हमने प्रॉफिट को या रिटर्न को मैक्सिमाइज करना है, कि हम ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट करें कि ज्यादा से ज्यादा हमें उसका प्रॉफिट मिल सके। अब इस ऑब्जेक्टिव को आपने फंक्शन में लिखना है, तो आप बड़ा सिंपल सा तरीका हम पहले भी करते रहे हैं। 85% का मतलब है 0.085 और इसी तरह आपका 100% जो है 10% जो है 0.100। ये सारा आपने उन वेरिएबल्स के साथ मल्टीप्लाई करके आपने इसको लिख देना है। ये आपका टोटल रिटर्न आ गया। ये बहुत आसान सी चीज है, आप इसको एक रीडिंग दीजिएगा, यू विल हैव अ बेटर आइडिया ऑफ दिस आसानी से। अब तीसरी चीज आपकी मॉडल कंस्ट्रक्शन थी। मॉडल कंस्ट्रक्शन में हमें यह पता लगा था कि जी खास जो आपका डिपॉजिट है जिसको हमने x4 रखा था, उसमें 20% से ज्यादा नहीं डाल सकते। तो जब आप 70,000 का 20% लेते हैं तो वो 14,000 बनता है। तो पहली जो हमारी इनइक्वालिटी बनी कि वो x4 इज लेस देन इक्वल टू 14,000। दूसरी जो हमें कंडीशन दी हुई थी वो ये दी हुई थी कि 3 जो आपके बाकी के वेरिएबल्स हैं उनका सम जो है वो जो है बड़ा होना चाहिए आपके डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट से। ये भी आपकी इनइक्वालिटी बन गई। तीसरी इनइक्वालिटी जो आपके पास बनेगी वो क्या होगा, अब इसको उन्होंने ये कहा है कि आप इस इनइक्वालिटी को जो है अरेंज भी कर सकते हैं कि आप x2 को भी दूसरी तरफ ले जाएं और एक साइड पे आपके 0 आ जाए। तीसरी कंडीशन जो दी हुई थी वो 30% ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है वो एनआईटी और डिफेंस सेविंग में होनी चाहिए। 30% जब आप 70,000 का निकालेंगे तो वो 21,000 बनेगा। x2 प्लस x3 इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 21,000। और आखिरी जो हमें शिक दी हुई थी वो ये दी हुई थी कि रेशो जो है नेशनल सर्टिफिकेट की और एनआईटी की वो 1/3 से एक्सीड नहीं करनी चाहिए, यानी x1/x3 should be less than equal to 1/3। इस इनइक्वालिटी को भी आप सिंप्लीफाई करके 3x1 minus x3 is less than equal to 0 की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब आपको ये पता लग गया कि ये सारे मिलके जो आपका टोटल अमाउंट है वो 70,000 बनता है। ये भी आपको पता है कि ये इक्वेशन एक बन गई आपके पास। ये आपका एलपी मॉडल जो है यहाँ पर कंप्लीट हो गया। आप इसकी मैक्सिमाइज जो प्रॉफिट की इक्वेशन है वो भी लिख देंगे और सब्जेक्ट जो आपने लिया है वो भी लिख देंगे। और ये भी आपको पता था कि सारे वेरिएबल्स ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 होते हैं। ये बहुत इजी सी चीज थी। इसमें अभी तक सिर्फ हम फॉर्मुलेट कर रहे हैं, हम उसको सॉल्व नहीं कर रहे। जहां पे आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा तो जस्ट टू फॉर्मुलेट विद द हेल्प ऑफ एलपी मॉडल, तो आपने यहां तक रुक जाना है कि मैंने इसको फॉर्मुलेट कर दिया। आगे फिर केमिकल मिक्सचर प्रॉब्लम है, बहुत आसान है ये भी। इसमें भी एक फर्म है जो केमिकल बना रही है और उसके अंदर उसने मिक्स करना है, किस रेशो से करना है। उसके पास मरकरी, जिंक और पोटेशियम है। उन्होंने बताया हुआ है कितने कितने पाउंड्स है। सबसे पहले आपने वेरिएबल्स डिसाइड करने हैं x1, x2, x3 और उसके बाद उसका ऑब्जेक्टिव है कि जी कॉस्ट कंपनी ने मिनिमाइज करनी है और सिंपली आप z को फॉर्म करेंगे और उसके बाद आप इसके कॉन्स्ट्रेंट्स फॉर्म करेंगे कि x1 जो है वो ग्रेटर दैन इक्वल टू 200 होना चाहिए, x2 जो है वो ग्रेटर दैन इक्वल टू 300 होना चाहिए। बहुत सिंपल एग्जांपल है, मेरा ख्याल है मुझे इसे इलेबोरेट करने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको, हमने इतनी दफ़ा ये काम कर लिया स्टेप बाय स्टेप कि मेरा ख्याल है आपके लिए ये अब बहुत आसान हो जाना चाहिए। सिमिलरली आगे हम चलते हैं। एक आपके पास मार्केटिंग का प्रॉब्लम आ रहा है। इसमें भी आपको उसके एक्सपोजर दिए हुए हैं, एडवर्टाइजमेंट की और कॉस्ट दी हुई है कि अगर आप टीवी पे कमर्शियल चलाएंगे तो 20,000 जो है आपका एक्सपोजर है, लोग इतने 20,000 तकरीबन लोग जो है वो देखेंगे और कॉस्ट इतनी है। रेडियो पे देंगे तो 12,000 लोग रेडियो यूज करते हैं और कॉस्ट 6,000 है। न्यूज़पेपर में देंगे तो 9,000 लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं और कॉस्ट उसकी 4,000 है। इसका डिसीजन लेने के लिए वही तरीकाकार, सबसे पहले आप वेरिएबल्स डिसाइड करेंगे, उसके बाद इस टेबल को यूज करते हुए आप उसके ऑब्जेक्टिव्स और कॉन्स्ट्रेंट्स को करेंगे, बनाएंगे। और मेरा ख्याल है कि ये इतनी दफ़ा कर लिया है कि अब दोबारा इस पे टाइम लगाने की ज़रूरत नहीं है।
अलबत्ता अगली जो आपके पास फॉर्म है ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, इसको मैं ज़रूर डिस्कस करना चाहूँगी क्योंकि इसमें आपके पास बात आ रही है मल्टी वेरिएबल्स की। इसमें आपके पास डबल सब्सक्रिप्टेड वेरिएबल आ रहे हैं। इस एग्जाम्पल को हम थोड़ा सा देखेंगे। इसमें एक ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का जिक्र है कि एक कंपनी जो है फिलिप्स टेलीविजन कंपनी, वो टेलीविजन को शिप कर रही है, यानी वेयर हाउस से लेके डिफरेंट स्टोर्स में वो पहुंचा रही है। अब वेयर हाउसेस कंपनी के कहाँ कहाँ हैं? कराची में, लाहौर में और इस्लामाबाद में। और उन्होंने आगे लिखा हुआ है कि कराची वाला वेयर हाउस 300 सेट सप्लाई करता है, लाहौर वाला 100 और इस्लामाबाद वाला 200। साथ ही उन्होंने एक आपको दूसरी भी इंफॉर्मेशन दी हुई है कि ये सप्लाई कहाँ हो रही है। ये फैसलाबाद, पेशावर और हैदराबाद में हो रही है और वहां पर डिमांड दी हुई है कि डिमांड कितनी है। पहले जहां वेयर हाउस से वो सप्लाई हो रहे थे वहां उनकी सप्लाई दी हुई थी और यहाँ पे डिमांड दी हुई है, जिस जगह पे सप्लाई हो रहे हैं उसकी डिमांड दी हुई है। इसका आप टेबल भी उन्होंने एक बना के दिया हुआ है। वेयर हाउसेज 1, 2, 3 का मतलब है वेयर हाउस 1 की बात हुई तो वो कराची की बात हो रही है, 2 की बात हुई तो लाहौर की और 3 की बात हुई तो इस्लामाबाद की। ABC का मतलब फैसलाबाद, पेशावर और हैदराबाद है। A फैसलाबाद को रिप्रेजेंट करता है, B पेशावर को और C हैदराबाद को। अब इसमें चूंकि मल्टी वेरिएबल्स आ रहे हैं, दो चीजें आ रही हैं, यानी एक वेयर हाउस से जा रहा है और एक जगह पे रिसीव हो रहा है, तो इसको हम अलग-अलग फॉर्मुलेट नहीं करेंगे, इकट्ठा ही करेंगे। तो इसको हम XIJ से रिप्रेजेंट कर देते हैं, जिसमें वेयर हाउस को हम I से रिप्रेजेंट करते हैं। वेयर हाउसेस के नंबर 1, 2, 3 थे और स्टोर जो है जहां पे वो सप्लाई हो रहा है उसको हम J से रिप्रेजेंट कर देते हैं और वो आपके ABC थे, यानी फैसलाबाद, पेशावर और हैदराबाद। तो इसको, इस किस्म की प्रॉब्लम को हम डबल सब्सक्रिप्टेड वेरिएबल की प्रॉब्लम कहते हैं। अब इसमें जब आपके पास सबसे पहले आपने अब इसमें डिसीजन लिया वेरिएबल्स का, उसमें हमने बता दिया कि ये वेरिएबल्स डबल सब्सक्रिप्टेड हैं, I और J को भी डिफाइन कर दिया। अब ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव डिफाइन करेंगे दूसरे नंबर पे। ऑब्जेक्टिव फंक्शन है कि टेलीविजन जो मैन्युफैक्चरर है वो मिनिमाइज करना चाह रहा है ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट, यानी वेयर हाउस से जो चीजें आ रही हैं उसकी वो मिनिमम करना चाह रहा है कॉस्ट जो है। तो इसका जो आपके पास इक्वेशन बनेगी उसमें सारी चीजें आ जाएंगी। देखें, आप इस टेबल को देखें। आप जब ₹6 को देखते हैं तो उसके साथ वेरिएबल में आपके पास 1A यानी कराची से फैसलाबाद, उसके बाद फिर 4 के साथ आपके पास क्या आ जाता है? 2A यानी कराची से फैसलाबाद। इसी तरह जहां पे आपकी 3 कॉस्ट है A वाले कॉलम में, वहां पे क्या आ जाएगा? 3A यानी कि कराची से फैसलाबाद। इस सारे को आपने अब इकट्ठा लिखना है, जैसे कि ये लिखा हुआ है Z = 6-1A। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास 8x1B, 1x1C, फिर अगले रो पे आ जाएं 4x2A, 2x2B प्लस 3x2C। ये इस तरह करके आप इसको पूरे को फॉर्मुलाइज कर लेंगे। उसके बाद मॉडल की कॉन्स्ट्रेंट्स आ रही हैं। कॉन्स्ट्रेंट्स अलग-अलग बनेंगी, पहले वेयर हाउसेस की कॉन्स्ट्रेंट्स बनेंगी और उसके बाद आपके पास जहां पे सप्लाई हो रहे हैं स्टोर्स, वहां की कॉन्स्ट्रेंट्स बनेंगी। अब आप जब देखते हैं X1A, 1A का मतलब क्या है? कराची से फैसलाबाद, ठीक है। 1B का मतलब क्या है? कराची से पेशावर। और 1C का मतलब क्या है? कराची से हैदराबाद। तो इसके सप्लाई कितनी होगी? 300। तो ये आपके पास इक्वेशन बन जाएगी X1A + 1B + 1C = 300। सिमिलरली जब आप लाहौर से इन तीनों सिटीज में करेंगे तो उसकी सप्लाई = 100 बन जाएगी। और सिमिलरली तीसरा जब आप इस्लामाबाद से सप्लाई करेंगे तो वो = 200 बन जाएगी। ये तो आपने फॉर्मुलेट कर लिया सप्लाई के हिसाब से। इसी को हमने डिमांड के हिसाब से भी फॉर्मुलेट करना है। डिमांड्स आपको अलग दीनी है, 150, 250 और 200। ये बहुत सिंपल है, आप इसको इजीली फॉर्मुलेट कर सकते हैं। और जब आप इसका मॉडल बना के देंगे तो ये 6 की 6 इक्वेशंस उसमें आएंगी, जो आपने डिमांड के हिसाब से बनाई थी और जो आपने सप्लाई के हिसाब से बनाई थी। और XIJ हमें पहले से पता है कि वो नॉन नेगेटिव होता है, तो वो > 0 होगा।